तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये देखा था सीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था कि इस तरीके से कोई भी चार्ज की एक सीट ऐसे बना दी जाए तो उसे एक सिंगल सरफेस की तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये सिंगल सरफेस की तरह से होगा और अगर कोई कंडक्टर है उसमें कहीं चार्ज देंगे तो वहां पर वो चार्ज दोनों साइड में भागेगा तो वहां पर इस तरह से डबल सरफेस हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंगल सीट की वजह से निकालेंगे कि यहाँ पर अगर सिंगल एक चार्ज सीट है तो उसकी वजह से इसके नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक पॉइंट जो जरूरी नहीं है कि हर जगह मेंशन किया जाए वो आप ऐसे समझ लो कि जो कुछ भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये सीट्स हैं इनफाइनाइटली लार्ज। मतलब इनफाइनाइटली लार्ज सीट का मतलब है कि आप यहाँ पर जो इसकी लेंथ या विड्थ देख रहे हैं उसकी तुलना में हम इसके नजदीक वाले पॉइंट पर ही रहेंगे। मतलब हम जहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं वो पॉइंट यहां पर इसकी डायमेंशंस की तुलना में काफी क्लोज रहेगा। ठीक है, दिखाने के लिए तो दिखा दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, कि ये जो सीट्स है इनफाइनाइट मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा है, या हम कह दें जिस पॉइंट पर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट के कंपेरिजन में इनकी लेंथ और विड्थ काफी ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट अपने दिमाग में रखेंगे। और अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसे यहाँ पर एक ये चार्ज सीट यहाँ पर ले ली गई, तो ये अगर यहाँ पर सीट ली गई है तो इस पर एक मान लिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया और टोटल जो भी चार्ज इसके ऊपर होगा वो अभी हम लोग देख लेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली अज्यूम कर लिया गया है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज सीट अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि चार्ज यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है उसको ले लिया गया सिग्मा। तो ये चीज हमने आपको एक जगह पर दे दी है लिखकर, जो सेकंड पेज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये चार्ज पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम वाला और लेंथ वाला कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नियर पॉइंट पर निकालनी है तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर बनाया गया। मतलब ये जो सिलेंडर है ये इमेजिन किया गया है जस्ट। ठीक है, ये इमेजिनेशन है एक सिलेंडर। तो ये जो यहां पर है इसको हम लोग कहेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ये अगर एक ऐसे सिलेंडर इमेजिन किया गया और ये सीट ऐसे रख दी गई तो इसके बीच से ऐसे सिलेंडर ये जा रहा है। तो अगर हमें इस पॉइंट पर देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल ही होगी। अगर हमें इधर देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगी। जो एरिया वेक्टर होता है जैसे सिलेंडर में देखें तो तीन पार्ट है सिलेंडर के। एक पार्ट है ये ए, एक पार्ट ये सिलेंडर वाला है और दूसरा पार्ट है ये बी, सॉरी सी। ठीक है, तो ये हो गया ए, सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया बी और तीसरा पार्ट ये हो गया सी। मतलब जैसे अगर आप कोई सिलेंडर यहाँ पर बनाते हैं तो उसके क्रॉस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे यहाँ पर सिलेंडर बनाएं इस तरीके से तो एक ये सिलेंडर जो है यहाँ पर ऐसे इमेजिन किया गया है तो इसका एक ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा जिसका एरिया हमने लिया एस बाहर की तरफ, और एक ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा जिसका एरिया लिया गया बाहर की तरफ एस, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और एक ये सिलिंड्रिकल सरफेस जो है तो इसमें चूंकि सिलिंड्रिकल सरफेस है तो एक डायरेक्शन में कहीं ले नहीं सकते हैं तो उसमें एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया, ये जो दिखाया गया है ये एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया। तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी E के बराबर। ठीक है, तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें थ्रू गॉसियन सरफेस तो वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो तीन सरफेस हैं। तो जैसे जो ए सरफेस है उससे फाई ए जा रहा फ्लक्स, जो दूसरा सरफेस है उससे हमने कह दिया फाई बी, और तीसरा जो सरफेस हो गया वो हो गया फाई सी। और ये टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अब अगर हम फाई ए की बात करें तो फाई ए का मतलब इससे जाने वाला फ्लक्स, तो ये जो यहाँ पर सरफेस है इसके एरिया को एस माना गया, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई इंटू एस, ठीक है, तो सही तो हो जाएगा, तो ई इंटू एस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई एस कॉस जीरो तो वन ही होता है, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ई इंटू एस, क्योंकि वहां भी कॉस जीरो रहेगा, तो ई इंटू एस, ई इंटू, लेकिन जो ये बी वाला पार्ट है इसके लिए सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर छोटे से पार्ट का हम फ्लक्स देख रहे हैं तो एंगल 90 है ना, यानी कि जीरो हो जाएगा, ई एस यानी कि ई डी एस कॉस 90 जीरो हो गया, तो अगर हम छोटे से पार्ट का देख रहे हैं तो उसका फ्लक्स जीरो है, तो अगर उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो को इंटीग्रेट करोगे जीरो ही मिलेगा आपको, तो वो पूरे के लिए जीरो हो जाएगा। वैसे दूसरी तरीके से आपको क्या पॉइंट बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हैं तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो सरफेस सिलिंड्रिकल वाला है, तो जब लाइंस ऐसे दिखाई गई तो ये सरफेस के पैरेलल ही तो दिखाई गई, इधर भी सब कहीं पैरेलल ही होंगी, तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा जीरो, यानी कि पहले का फ्लक्स हो गया ई इंटू एस, दूसरे का हो गया जीरो, और तीसरे का हो गया ई इंटू एस, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई एस। अब यहाँ पर साथ में वैल्यू भी रख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको लिखते हैं। अब जैसे ये चार्ज जो है वो हमें देखना है कि चार्ज क्या रखें क्यू की वैल्यू, तो हमें पता है क्यू सिर्फ वो होता है जो इनसाइड गॉसियन सरफेस रहेगा, तो इनसाइड सिर्फ इतना ही पार्ट तो है, ठीक है, जैसे इसे हम ये जो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इसको ऐसे ऐसे हमने शेडेड कर दिया, तो इतने पार्ट में जो चार्ज होगा वही चार्ज हमें रखना है। हमें यहाँ पर उसने बता दिया कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा, यानी कि यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, तो ये क्रॉस सेक्शन ही तो है सिलेंडर का, तो उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका भी एरिया क्या होगा, एस के बराबर, तो अगर यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा तो एस पर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वही क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम साइड में लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया एरिया, हमें चार्ज निकालना है और चार्ज यहाँ पर, ठीक है, तो यूनिट एरिया पर चार्ज क्या है, सिग्मा, तो एस एरिया पर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, और इसी को हम कह देंगे क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है, तो ये क्यू की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ES और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो एस है वो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो निकल कर आया है इसके नीचे हमें अभी एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप जब लिखना तो एक लाइन भर की नीचे जगह छोड़ लेना, ठीक, तो यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए जैसे ये जो चार्ज सीट है उसको काफी बड़ा माना गया है, इन्फाइनेटली लार्ज, लेकिन अगर मान लिया उसे कह दिया गया कि ये एक चार्ज सीट है जो भी, उस पर टोटल एरिया उसका ए है और टोटल जितना चार्ज उस पर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्यू के बराबर है, कैपिटल क्यू मान लिया, स्मॉल क्यू मान चुके हैं, कैपिटल क्यू मान लिया, तो अगर ऐसा है तो क्यू के टर्म में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एक लाइन, इफ टोटल चार्ज, इफ टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q लिखेंगे, if total charge Q is distributed on area A, on area A, कैपिटल A लिखेंगे, on area A of sheet, then उसी के आगे लिख लेंगे, उसी सेंटेंस के आगे देन, तो अगर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए एरिया पर तो हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे, तब सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो उसी सेंटेंस के आगे लिख लेना देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, एंड देयरफॉर नीचे आप लिख लेंगे देयरफॉर जो ई हो जाएगा, तो जब सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा के टर्म में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और चार्ज के टर्म में क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये सिंगल सीट
मतलब एक सरफेस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके नियर पॉइंट पर वो हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज पड़ा है, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज एक सिंगल शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कितनी डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, वो उसकी जरूरत ही नहीं कहीं पड़ी। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो डी से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज शीट है इससे आप यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब इस साइड में देखो, तो डिस्टेंस चाहे कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि इस चार्ज शीट जो यहाँ पर ली गई है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि अगर हमें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उसकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो ये फील्ड इसी से जनरेट करेंगे। मतलब अगर हम कहीं पर एक सीट रख दें ऐसे चार्ज की, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज दे दिया गया, तो इससे जो फील्ड जनरेट होगी वो इस तरह की फील्ड होगी जिसमें डिस्टेंस पर आगे पीछे जाने पर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिखाते हैं तो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाते हैं, सेम। इसीलिए कोई भी चार्ज अगर यहाँ रखते हैं, जैसे ऐसे डाइपोल में रखा गया था, ऐसे डाइपोल रखा गया था, तो यहाँ पर भी ई लिया था Q इंटू ई, और यहाँ पर भी लिया था Q इंटू ई। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। पोटेंशियल आगे जाने पर हो जाता है, कम हो जाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही जो सीट ऑफ चार्ज है उससे डेवलप की जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब हमें याद क्या रखना है कि एक सिंगल अगर यहाँ पर सरफेस है तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके नियर पॉइंट पर वो सिग्मा के टर्म में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के टर्म पे होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कहीं पर भी देखेंगे उसके आगे जितने भी पॉइंट देखेंगे सब कहीं एक ही जैसी आपको फील्ड मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। अब हम देखने जा रहे हैं अगर हम कंडक्टिंग सरफेस ले लें, अभी तो हमने एक आपको बताया कि ये सीट ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज से मिलकर सीट बनाई गई और उस सीट की वजह से उसके नजदीक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लेकिन अगर कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, तो चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के केस में क्या होगा, जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे, इसके दो सरफेस होंगे। अब ये ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, जैसे इस तरह से मान लिया यहाँ पर ये सीट होती, तो अगर आप इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा ये ऐसे 3 डायमेंशन में दिखाया गया, मतलब आपको ये थिकनेस भी दिख रही है और आपको ये सरफेस दिख रहा है और एक सरफेस ये हो गया। ठीक है, तो जो भी चार्ज होगा जब देंगे तो वो इधर भागेगा, इधर दूर भागेगा, तो वो इस सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा और इस सरफेस पर इकट्ठा होगा, तो दोनों सरफेस पर चार्ज होगा ना, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो जो भी चार्ज देंगे वो दो भागों में बढ़ जाएगा, इस सरफेस पर भी आ जाएगा, इस सरफेस पर। मान लिया आपने चार्ज वहां पर निकाल जो दिया है उसके बेसिस पर आपने वहां पर क्या देखा कि जो भी चार्ज पर यूनिट एरिया है वो क्या है, सिग्मा। तो इस डायग्राम को ऐसे दिखाया जाता है, मतलब अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे 3 डायमेंशन में दिखा रहे हैं तो ये भी दिखा रहे हैं, थिकनेस भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सामने से ऐसे आपको दिखाया जाए, ठीक है, बिल्कुल सामने से, तो आपको सिर्फ थिकनेस दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट दिखाने का जैसे बुक्स वगैरह में या कहीं पर भी क्वेश्चन वगैरह जब हम लोग दिए जाते हैं तो ऐसे ही दिखाया जाता है। हम लोग पूरा बार बार ही पूरा 3 डायमेंशन डायग्राम नहीं बनाते। जैसे कैपेसिटर आप दिखाते हैं तो कैपेसिटर दिखाते हैं तो ऐसे तो दिखाते हैं, ऐसे इस तरह से कैपेसिटर दिखाते हैं। तो क्या ये कोई वायर थोड़े होते हैं, दो वायर ऐसे खड़े कर दिए कैपेसिटर बन गया। ये क्या होती है, ये सीट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होती है। लेकिन हम बार बार ऐसे नहीं बनाते हैं, बस ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम समझ लेते हैं एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, तो उसे दिखाने का ये तरीका रहता है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, मतलब सामने से जैसे आप सीट को दिखा रहे हैं तो आपको इसकी थिकनेस दिखेगी, ये यहाँ पर एक सरफेस दिखेगा एक इधर, तो इधर भी चार्ज दिखा दिया गया, इधर भी चार्ज दिखा दिया गया। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर वाला पॉइंट जो है P और जो ये अंदर पॉइंट है P डैश, दोनों जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया, सिग्मा के बराबर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लिया पहले हम लोग यहाँ पर P डैश पॉइंट पर देख रहे हैं। ठीक है, तो P डैश पॉइंट पर तो हम लोग लिखेंगे, अब देखो पहले इसे समझ लो, डायग्राम तो समझ लो।
अगर आप देखो तो ये जो p डैश पॉइंट है, तो ये जो 1 वाली सरफेस है, उसकी वजह से हम लोगों को पता है कि अगर प्लस चार्ज कहीं रखा गया है तो उससे r डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो अवे होगी, ठीक है, दूरी होगी, मतलब प्लस की तरफ, जिस प्लस की वजह से देखेंगे एरो का जो हेड होगा वो उससे दूर की तरफ दिखाया जाएगा। तो अगर हम इस प्लस की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो हेड इधर दिखाया गया, और इस प्लस की वजह से देखेंगे तो इससे दूर, तो इधर दिखाएंगे E2। इधर हो गया E1 E2, मतलब 1 की फील्ड इस साइड में और 2 की फील्ड इस साइड में, दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट। तो लिखेंगे तो है, लेकिन यहीं से समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि E1 E2 होंगे तो बराबर ही, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर कंडक्टिंग शीट के अंदर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश। P डैश पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 और 2 क्या है, सिंगल सरफेस है ना, ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, तो इसकी भी फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी भी फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 0। इसी तरह से देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू, वो हो जाएगी E1 प्लस E2। देख लेंगे एक मिनट, यहां पर इसे P पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ आपको दिखेगी, क्योंकि 1 से अगर आप देखेंगे यहां पर तो उसका भी एरो उधर ही बनाएंगे इस चार्ज से दूर, और 2 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखेंगे तो उसका भी एरो दूर की तरफ बनाएंगे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, यानी कि बाहर अगर देख रहे हैं तो जो फील्ड है वो क्या हो जा रही, E1 प्लस E2। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज रख देंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो नियर चार्ज कंडक्टिंग सरफेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के पास जैसे आप चार्ज देंगे तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि दो सरफेस बन जाती हैं, और दो सरफेस अगर बनेंगी तो दोनों की फील्ड बाहर साइड में जुड़ेगी, अंदर तो 0 होगी। तो हम लोग ये चीज पहले से भी जानते हैं कि चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, 0। और यहाँ पर उसके बाहर अगर किसी नियर पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। अब इसके नीचे एक नोट हेडिंग पड़ी होगी, वहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर एक स्फीयर दिया जाए आपको, ठीक है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, ये स्फीयर है और इसकी रेडियस यहाँ पर है r के बराबर, इसको हमने दिया यहाँ पर प्लस चार्ज, तो इस पर प्लस चार्ज दे दिया गया इस तरह से, और प्लस चार्ज देने पर यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है वो Q है, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। ठीक है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लिया गया और चार्ज कितना दिया गया है, Q। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके सरफेस पर पोटेंशियल देखें, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू रखें सिग्मा के टर्म में, तो ये Q क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, Q अपान A, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, तो यहां पर इसको हम लिखेंगे सिग्मा, और A का मतलब हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई R। अब ये सब चीजें बहुत आसान सी हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये सब वही पॉइंट है लिखे गए जो पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर बस सरफेस के टर्म में है, तो सरफेस के टर्म में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिग्मा होता है Q डिवाइडेड बाई A, तो Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए की जगह पर 4 पाई R स्क्वायर रख दिया गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R।
4 पाई आर स्क्वायर। चलिए एक बार यहाँ पर लिखकर आपको बता दिया, बट आगे से डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की टोटल चार्ज हो जाएगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है तो उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पर जो एक आर है वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, यहाँ से, और साथ में ये 4 पाई भी यहाँ से होगा कैंसिल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, सिग्मा इंटू आर। तो हम देखें यहाँ पर सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है और ये वी है, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। मतलब यही तो फाइनल मिला, समझ में आ गया ना, कि यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू रखी, फिर जो कैंसिल होने वाला था उसको हटाया, तो सिग्मा इंटू, यहाँ पर एक ही आर कैंसिल होगा, तो सिग्मा इंटू आर बचेगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो हम सिग्मा आर को एक साइड में कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिया। ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वो तो कांस्टेंट है ही, और जो v है वो भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा जो टर्म है ये हो जाएगा कांस्टेंट। और यहाँ पर क्यों कांस्टेंट होगा, बिकॉज कंडक्टर विल बी एन ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है ना पॉइंट, कि आपको बताया था कि कंडक्टर जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उस पर अगर आप सोचें कि पोटेंशियल अलग अलग हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे एक कंडक्टर है, अब आप सोचो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो, तो क्या पॉसिबल है? अगर ऐसा आप मानेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडक्टर है, अगर यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ लो होगा, तो चार्ज हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब कंडक्टर है तो वो क्या होगा, ईपीएस होगा, ठीक है। कांस्टेंट बिकॉज चार्ज कंडक्टर लिख देते हैं हम, मतलब यहाँ कंडक्टर का मतलब चार्ज कंडक्टर से ही होगा, बट लिख देते हैं चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, चार्ज किया हुआ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर जिसको आपने चार्ज करके रखा यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब उस पर चार्ज दे दिया और फिर उसको रख दिया, तो वो चार्ज कंडक्टर कहलाएगा, और वो क्या होगा, एक ईपीएस होगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि कंडक्टर है तो वो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल होगा, यहाँ चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज कंडक्टर की बात करते हैं तो इसलिए ऐसा हो जाता है। आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो कंडक्टर होगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया तो वहां पर अंदर भी इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट बिकॉज चार्ज कंडक्टर विल बी एन ईपीएस। चार्ज कंडक्टर का मतलब आपने इसको चार्ज दे दिया लेकिन यहाँ कहीं बैटरी नहीं कनेक्ट, ठीक है, कहीं बैटरी दिख रही नहीं, तो बैटरी कनेक्ट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर, वहां कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जहां कम होगा वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, जहां पर ये ज्यादा होगा वहां पर सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। उसी के नीचे इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पर चार्ज कंडक्टर जो है, तो ये कैसा भी शेप हो, फिर आर्बिट्रेरी शेप बना दिया गया, तो स्फीयर बनाकर समझाया गया, फिर आर्बिट्रेरी शेप में बना दिया गया। तो ये कंडक्टर है, तो इसके नियर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी, और इसका मतलब हुआ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, कम होने का मतलब वो, ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है यानी कि पॉइंटेड टाइप का एंड है, तो पॉइंटेड वाले पर आर की वैल्यू कम, सिग्मा ज्यादा, सिग्मा ज्यादा तो
इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर ज्यादा होगी। और जो फ्लैट होगा, जैसे इसी में मान लिया कहीं पॉइंटेड दिखेगा आपको और कहीं फ्लैट दिख रहा है, तो आपको जहां फ्लैट मिलेगा वहां आर ज्यादा होगा, सिग्मा कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नियर पॉइंट पर कम होगी। नोट करेंगे। आर का मतलब यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कर लिया यहाँ पर एक सरफेस दिखा रहे हैं आपको, ये जो दिखाया गया ये चार्ज कंडक्टर है। चार्ज कंडक्टर है तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, एक ईपीएस होगा। ठीक है, चार्ज कंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ से हटा देते हैं। चार्ज कंडक्टर मान लिया आपको दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं 3 पॉइंट रखे गए। एक पॉइंट यहाँ पर है इस लोकेशन के पास में, मतलब ये ए पॉइंट हो गया। एक यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया बी पॉइंट, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट है यहाँ पर सी। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों पॉइंट यहाँ पर देखें, ए बी सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंट पर अगर हम कंपेयर करें सबसे पहला पॉइंट, तो वो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि चार्ज कंडक्टर, जैसे हमें पोटेंशियल में कंपेरिजन करना है, ऐसे ऐसे बना दिएगा, कहा गया ए बी और सी तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ क्या होगा, या पोटेंशियल का रिलेशन VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC या लेस देन या इक्वल टू क्या होगा। तो चार्ज कंडक्टर है ना, तो हम यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखेंगे एज चार्ज्ड कंडक्टर will be an EPS, so VA is equal to VB is equal to VC। तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो सिग्मा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पर कम है, तो ये पॉइंट हमने आपको वहां पर जब पढ़ा रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो सबसे पहले वही बताया था। उसके बाद भी कई जगह पर आया कि अगर कोई पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड एंड, ठीक है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर स्मॉल होगा, तो स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कुछ ऐसा पॉइंट अगर है, तो ऐसा अगर पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया, तो इस टाइप का अगर पॉइंटेड एंड दिखाया गया, तो यहाँ पर अगर पॉइंटेड है तो उसका अगर स्फीयर सर्किल बनाओगे तो छोटा सा ही सर्किल बनेगा ना, स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर कोई फ्लैट सरफेस है ऐसा है, तो इस टाइप का अगर फ्लैट सरफेस है, तो इसको लेकर अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये है फ्लैट सरफेस। तो अगर फ्लैट सरफेस है तो ये इंप्लाई करेगा लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हालांकि पहले आपको बता चुके हैं पॉइंट, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने एक बार फिर से लिख दिया। पॉइंटेड का हो जाएगा स्मॉल और फ्लैट सरफेस का हो जाएगा लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप जरा यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम ये सिग्मा देखना चाह रहे हैं कि सिग्मा सब कहीं सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो सीधी सी बात है डिफरेंट होगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग दिख रहा है। तो सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ए पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, सबसे ज्यादा या कम, ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर आर सबसे कम है
तो सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सिग्मा ए विल बी ग्रेटर देन सिग्मा। उसके बाद ये बी दिख रहा है, ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंटेड है, ये थोड़ा फ्लैट है, और सी तो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है आपको, यानी कि इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम इसका, फिर इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो सिग्मा थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर पर आएगा बी। और यहाँ तो एकदम फ्लैट है, तो जितना ज्यादा फ्लैट होगा आर उतना ही ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा फ्लैट दिख रहा है, तो यहाँ आर ज्यादा होगा, तो सिग्मा की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट की हम बात करते हैं, मतलब कंडक्टर के नजदीक। तो अगर नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमें पता है ई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो जहां पर सिग्मा ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ध्यान रखना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब ऑन द सरफेस नहीं होता है, नियर द पॉइंट रहता है। ठीक है, नियर पॉइंट, यहाँ पर हम ऐसे लिख भी दे रहे हैं ब्रैकेट में, नियर पॉइंट।